नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल यूरेनियम गुरुजी में। आज हम लोग 1 और 2 दोनों अगस्त से बनने वाले करंट अफेयर को डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि कल वीडियो नहीं बन पाया था 1 अगस्त वाला, क्योंकि जुलाई मंथ का कंप्लीट वीडियो बनाने में सारा टाइम चला गया था। हाँ, बता दूं मैं आप लोग को कि जुलाई मंथ जो 2025 वाला बीता है, इसका पूरा एक वीडियो 1 महीने का पूरा अपलोड हो चुका चैनल पे, आप लोग उसको देख सकते हैं। मैं अभी लिंक यहाँ ऊपर लगा दूंगा। बाकी डेली क्विज और फ्री पीडीएफ तो आपको मिलता ही है टेलीग्राम चैनल पर। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या फिर इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे तब भी आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बाकी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो यूरेनियम गुरुजी को सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें इसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में रूस के कामचटका तट पर कितने तीव्रता का भूकंप आया था? अभी हाल ही में, तो कहां पर हो जाएगा? कामचटका। कामचटका ये जो आइलैंड स्थित है, सॉरी प्रायद्वीप है, ये कहां पर है? ये रूस में स्थित है। यहीं पर अभी हाल ही में भूकंप आया है। भूकंप आया है कितने तीव्रता यानी इंटेंसिटी का? कितने इंटेंसिटी का? 8.8 इंटेंसिटी का भूकंप यहाँ पर आया है, जिसकी वजह से काफी नुकसान हुआ वहां पे। आंसर क्या हो जाएगा? बी। इसकी वजह से क्या हुआ है कि वहां पर जो समुद्र है आसपास, उसमें लहरें भी उठी हैं और सुनामी का भी हाई अलर्ट जारी हो गया था आसपास के देशों में। जैसे कि जापान हो गया, वहां पर भी हाई अलर्ट जारी हुआ था। इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी आपको पता है कि रिंग ऑफ फायर में आता है ये जो कामचटका प्रायद्वीप है। ये कहां पर आता है? रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर, ठीक है। ये कहां पर है? तो पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर में होता है ये। इसमें क्या होता है, इस एरिया में भूकंप और ज्वालामुखी जो गतिविधियां होती हैं वो थोड़ा ज्यादा होती हैं इस एरिया में। इसी एरिया में ये 8.8 तीव्रता का भयंकर भूकंप आया है। जो सुनामी की लहरें यहाँ पर उठी थी वो बहुत ज्यादा, मतलब उतना घातक नहीं थी जितना भूकंप था। 1 मीटर ऊपर तक की लहरें उठ पाई थी यहाँ पर। इसको आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अगर ये पूछे कि सबसे भयंकर मतलब भूकंप कब आया था, सबसे अधिक तीव्रता वाला, तो वो आया था 9.5 तीव्रता का। 9.5 तीव्रता का भूकंप सबसे तेज आ चुका अभी तक। कब आया था ये? तो 1960 में आया था। कहां पर आया था अगर ये पूछे तो? चिली देश में। कहां पर आया था? चिली देश में आया था। इसको भी आपको ध्यान रखना है। बाकी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 8.8। अच्छा, भूकंप के बारे में एक और बात बता दूंगा आप लोग को कि जैसे भूकंप होता है, एक तो मान लिया ये पूरा अर्थ है, एक जगह कोई वो होगा जहां से भूकंप मतलब स्टार्ट होता है। जैसे मान ली इस पॉइंट से भूकंप की लहरें जो आने वाले होती हैं वो स्टार्ट होती हैं, तो उसे बोलेंगे फोकस। क्या बोलेंगे? फोकस बोलते हैं। उसके बाद ये लहर सबसे पहले अर्थ के जिस पॉइंट पर पहुंचती है, मान ली यहाँ पहुंच गई है, तो इस पॉइंट पर जो कि अर्थ मतलब पहुंची पहले पॉइंट पे, उसे क्या बोलेंगे? एपिसेंटर। क्या बोलेंगे? एपिसेंटर बोलते हैं। तो अर्थ पे जहां पे पहली बार महसूस होता है उसे एपिसेंटर बोलते हैं, और जहां से वो लहर भूकंप वाली उठती है उसे फोकस बोलते हैं। इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी भूकंप का मतलब भूकंप ही जब समुद्र में आ जाता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? सुनामी। इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सशक्त सीमा बल यानी एसएसबी के नए महानिदेशक ये कौन बनाए गए हैं? तो संजय सिंघल। कौन बने हैं? ये बने हैं आपके संजय सिंघल बने हैं। ये किसकी जगह लेंगे? किसकी जगह लेंगे मतलब पहले कौन है इसमें? तो अमृत मोहन प्रसाद है वर्तमान में। कौन है? अमृत मोहन प्रसाद वर्तमान में है। ये 31 अगस्त को रिटायर हो जाएंगे। 31 अगस्त 2025 में रिटायर हो जाएंगे। उसके बाद कौन बन जाएंगे? संजय सिंघल बन जाएंगे। इसको आपको ध्यान रखना है। संजय सिंघल की कार्यकाल की बात करेंगे तो इनका कार्यकाल कब तक रहने वाला है? तो 31 दिसंबर 2028 तक इनका कार्यकाल रहने वाला है। इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी हम लोग बात करेंगे अब एसएसबी की। एसएसबी की बात करें अगर हम लोग, तो पहली बात तो इसका स्थापना कब हुआ था? स्थापना यानी इसका फॉर्मेशन कब होता है? तो 15 मार्च 1963 को इसका स्थापना होता है। इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहां पर मिलेगा? तो मिलेगा नई दिल्ली में आपको। इसके पहले निदेशक, अगर पहले हेड पूछे, इसके पहले डीजी यानी डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो वो थे इसके बीएन मलिक। कौन थे? बीएन मलिक थे। इसको आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा अगर इसकी हिस्ट्री के बारे में अगर हम लोग जाने तो पहले इसका नाम होता था स्पेशल सर्विस ब्यूरो। पहले इसका जब फॉर्मेशन हुआ था तब इसका नाम क्या था? स्पेशल सर्विस ब्यूरो इसका नाम था। बाद में इसको नाम चेंज होने की बात होती है 2001 में, और फाइनली इसको 2003 में इसका नाम बदल दिया जाता है।
नाम बदल दिया जाता है। और नाम क्या हो जाता है इसका, तो वर्तमान में जो नाम है एसएसबी इसका नाम हो जाता है, यानी सशक्त सीमा बल इसका नाम कर दिया जाता है। अच्छा, अगर ये पूछे किस मंत्रालय के अधीन आता है, मंत्रालय कौन सा हो जाएगा, तो ये सब किसके अंदर आता है, गृह मंत्रालय के, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसका काम क्या होता है, मेन उद्देश्य जो एसएसबी बनाया गया था, क्यों बनाया गया था, इसके अगर हम लोग मुख्य उद्देश्य की बात करेंगे तो भारत नेपाल और भारत भूटान, भारत नेपाल और भारत भूटान, अच्छा यहाँ पर जो है ना बॉर्डर जो है, मतलब आ सकते हैं लोग, बिना वीजा के भी आ सकते हैं, तो उनके बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए इनको बनाया गया था, बीएसएफ को, सॉरी एसएसबी को, इसको आपको ध्यान रखना है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा संजय सिंघाल, इसको आप लोग ध्यान रखें। अच्छा, एक क्वेश्चन और कि किस अधिनियम के तहत यह काम करता है एसएसबी, 2007 का अधिनियम, 2007 का अधिनियम के तहत यह काम करता है, इसको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग जिले में ड्रोन प्रहार युद्ध अभ्यास का आयोजन किया है, तो इसका आयोजन किया है भारतीय सेना ने। किसने किया है इसका आयोजन, तो इसका आयोजन किया है भारतीय सेना ने, कहां पर, तो अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में कहां पे पूछे, तो वहां पे पूर्वी सियांग, पूर्वी सियांग, पूर्वी सियांग जिला है, वहां पर हुआ है। यहां पर भी अगर पूछे कहां पर, तो रायंग मिलिट्री स्टेशन, यहां पर क्या है, रायंग मिलिट्री स्टेशन, यहां पर इसका आयोजन किया गया, इसको आपको ध्यान रखना है। नाम क्या है इसका, ड्रोन प्रहार, क्या नाम है, ड्रोन प्रहार, नाम से लग रहा है, फोटो में आपको दिख रहा है। इसका उद्देश्य क्या रहने वाला है, तो युद्ध क्षेत्र में ड्रोन तकनीक का उपयोग अच्छे से हो पाए। क्या हो जाएगा इसका उद्देश्य, युद्ध क्षेत्र में ड्रोन का अच्छे से प्रयोग, ये इसका उद्देश्य रहने वाला है, इसको आपको ध्यान रखना है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी ने किया है अभी हाल ही में। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर वन एयरपोर्ट वन प्रोडक्ट को लॉन्च किया है, तो इसको लॉन्च किया गया है टुट्टीकोरन एयरपोर्ट में, जो कि तमिलनाडु में स्थित है, वहां पर इसको लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या रहने वाला है कि जो एयरपोर्ट के आसपास मतलब लोकल चीजें हैं वो ज्यादा से ज्यादा वहां पर बिके, मतलब खुद का बनाया हुआ भारत में, उसके बाद मतलब कुछ समय बाद वहां से मतलब जो उसमें से भी पॉपुलर हो जाएगा उसको ग्लोबली बेचा जाएगा भारत के बाहर, यही इसका उद्देश्य रहने वाला है। कुछ हमें ज्यादा नहीं याद रखना है, बस कहां पे लॉन्च हुआ है, टुट्टीकोरन एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का पहला हिंदी माध्यम में एमबीबीएस कॉलेज ये कहां पर प्रारंभ हो रहा है, तो जबलपुर में हो रहा है। कहां पर हो रहा है, जबलपुर में, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, इसको आपको ध्यान रखना है। यहां पर पढ़ाई से लेकर के जितने भी काम, पढ़ाई से लेकर के एग्जाम तक, परीक्षा तक सारे काम किसमें होंगे, तो हिंदी मीडियम में होंगे, हिंदी में होंगे, इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी पहली बार स्टार्ट हो रहा है तो सिर्फ 50 सीट यहाँ पर रखे गए हैं हिंदी मीडियम के लिए, 50 सीट रखे गए हैं, जो कि 2027-28 सत्र के लिए होने वाले हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। हमें क्या रखना है, जबलपुर मध्य प्रदेश में स्टार्ट हुआ, तो आंसर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में 16 साल से कम उम्र के बच्चों को यूट्यूब प्रयोग करने पर प्रतिबंध लगाया गया है, तो ऐसा हुआ है ऑस्ट्रेलिया में। कहां पर हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। और ऑस्ट्रेलिया ऐसा करने वाला दुनिया में पहला देश बन गया है, दुनिया में पहला देश बन गया है, इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी इसमें होगा क्या, तो ऐसा क्यों किया गया है, और कुछ दिनों पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि टिकटॉक होते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, मतलब इन सब पे वो पहले से ही बैन कर रखा है वहां पर 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए। और फाइनली यूट्यूब को भी वहां पर बैन कर दिया है 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए। कहां पर, तो ऑस्ट्रेलिया में ऐसा किया गया है। कारण क्या बताया गया है, अगर हम लोग कारण की बात करेंगे तो हानिकारक ऑनलाइन सामग्री, हानिकारक जो ऑनलाइन है कंटेंट होते हैं यानी सामग्री, ठीक है, इसको बताया है। और शिकारी एल्गोरिथम शब्द का प्रयोग किया है, शिकारी एल्गोरिथम, एल्गोरिथम शब्द का प्रयोग किया है यहाँ पर। ऐसा कहते हुए कारण दिया गया है। शिकारी एल्गोरिथम क्यों कहा गया है, आपको पता होगा, जो एक बार आप रील वगैरह देखते होंगे या इंस्टाग्राम पे कुछ भी कहीं देखते होंगे,
तो उसमें एक बार जो देखते होंगे बार बार वैसा ही कंटेंट आपको परोसा जाता होगा, तो इसलिए उसको बोला गया है कि एक बार कहीं बच्चा भटका पढ़ाई से तो वापस लौट ही नहीं पा रहा वहां पर, इसलिए ऐसा किया गया है। अच्छा, ये लागू कब से होने वाला है ऑस्ट्रेलिया में, स्पेशली यूट्यूब के लिए? तो ये दिसंबर में लागू होगा, दिसंबर 2025 से वहां पर लागू हो जाएगा। अच्छा, इसके पहले बैन किए हुए ऑस्ट्रेलिया में और कौन कौन सी चीज ऐप बैन हुए हैं? तो टिकटॉक, भारत में भी बैन है टिकटॉक, ठीक है। स्नैपचैट भारत में चलता है, ऑस्ट्रेलिया में बैन कर दिया गया इसको। उसके बाद इंस्टाग्राम हो गया, एफबी यानी फेसबुक हो गया, एक्स यानी ट्विटर हो गया। इन सबको 16 साल से कम की उम्र के बच्चों के लिए बैन कर दिया गया। इसको आपको ध्यान रखना है, कहां पर? तो ऑस्ट्रेलिया में किया गया, इसको आपको ध्यान रखना है। अच्छा, जुर्माना कितना देना पड़ेगा अगर कंपनियां इसका उल्लंघन करती हैं? ठीक है, तो 50 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर, 50 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर यहां पर जुर्माना है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत की पहली प्राइवेट एआई यूनिवर्सिटी ये कहां पर शुरू हो रही है, प्रारंभ हो रही है? तो अभी हाल ही में आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में एक स्कीम मतलब लॉन्च किया गया था यहाँ पर एआई प्रज्ञा नाम से एक स्कीम यहाँ पर लॉन्च किया गया था। इसका रीजन क्या था? तो इसमें कहा गया था कि राज्य का लक्ष्य जो है 10 लाख लोगों को एआई, कितने 10 लाख लोगों को, लगभग 10 लाख लोगों को एआई, मशीन लर्निंग, ठीक है, डेटा एनालिटिक्स, ठीक है, साइबर सुरक्षा, ठीक है, इन सब में प्रशिक्षित किया जाएगा। इसी एआई प्रज्ञा स्कीम के तहत अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में, कहां पर? उन्नाव जिले में, उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में एक विश्वविद्यालय बनाया गया है। किसके द्वारा? चंडीगढ़ के द्वारा बनाया है किसने? चंडीगढ़ ने। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का यहाँ पे यूनिवर्सिटी जो है चंडीगढ़ वाली, उसकी सहायता इसको बनाने में, स्थापित करने में लिया गया है। किसके द्वारा? तो उन्नाव जिला जो है उत्तर प्रदेश में, उसके द्वारा। इसका अभी उद्घाटन हाल ही में किसने किया है? तो 26 जुलाई को इसका उद्घाटन हो, किसके द्वारा? तो फोटो में आपको दिख रहे हैं मुख्यमंत्री हैं जो कि दिल्ली के योगी आदित्यनाथ, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। बाकी इसका उद्देश्य क्या रहने वाला है? तो राज्य में तकनीकी कौशल का विकास का समर्थन करना, एआई संचालित कार्यबल का निर्माण करना, शासन, शिक्षा, कृषि, इन सब में मतलब एआई के कैसे यूज किया जाएगा, ये सब इसका उद्देश्य रहने वाला है। हमें ध्यान क्या रखना है? ये भारत का पहला प्राइवेट एआई यूनिवर्सिटी है, चंडीगढ़ स्थापित कर रहा है। कहां पर? तो उत्तर प्रदेश के उन्नाव में। आंसर हमारा क्या आ जाएगा? उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बाघ घनत्व के मामले में, घनत्व डेंसिटी के मामले में भारत का बांदीपुर टाइगर रिजर्व दुनिया के किस स्थान पर, मतलब किस स्थान पर रहा है? तो कहां का है आपका ये टाइगर रिजर्व? बांदीपुर। अगर हम लोग टाइगर रिजर्व की बात करेंगे, पहली बात तो ये कहां का है बांदीपुर टाइगर रिजर्व? तो ये है कर्नाटक का। कहां का हो जाएगा? बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहां पर स्थित है? कर्नाटक में। तो यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि सबसे बाघ घनत्व, मतलब क्या बोला गया यहाँ पर? पर 100 स्क्वायर किलोमीटर यानी वर्ग किलोमीटर में कितनी संख्या है बाघों की, वो कहां पे ज्यादा है? तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व में ज्यादा है, 19.83 बाघ, ठीक है। कर्नाटक में क्या है? 19.83 बाघ पर 100 स्क्वायर किलोमीटर पे हैं। इस हिसाब से ये नंबर 1 पे रहने वाला है। किस पे रहने वाला है? नंबर 1 पे। वहीं पर अगर हम लोग बात करें कि सेकंड पोजीशन पे कौन रहा, तो भी भारत का ही है, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, जो कि आपको पता है कहां पर स्थित है? तो उत्तराखंड में। अच्छा, ध्यान रखें, वहां जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी था, जिसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? रामगंगा। वहीं पर तीसरे नंबर पर कौन रहा है? तो काजीरंगा एक सींग वाले गैंडों के लिए फेमस है ये टाइगर रिजर्व। ये कहां पर स्थित है? असम में। इसको आपको ध्यान रखना है। काजीरंगा नेशनल पार्क तीसरे नंबर पर रहा है, किसके मामले में? तो टाइगर डेंसिटी के मामले में। इसको आपको ध्यान रखना है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? क्या पूछा था? बांदीगढ़ टाइगर रिजर्व, ये रहा है पहले पर, काजीरंगा रहा है तीसरे पे। इसको ध्यान रखें आप लोग। अच्छा, ये खास क्यों है ज्यादा? क्योंकि यहाँ पर टाइगरों की जनसंख्या जो है, इंप्रूवमेंट ज्यादा देखे गए यहाँ पर, ठीक है, पिछले कुछ सालों में। और आप कंपेयर कर रहे हैं तो इंप्रूवमेंट यहाँ पे बाघों का ज्यादा देखने को मिला है, इसलिए काजीरंगा भी इंपॉर्टेंट है।
अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मशहूर अर्थशास्त्री मेघनाथ जगदीश चंद्र देसाई का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उनका जन्म कहां पर हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था गुजरात के बड़ोदरा में। जन्म की बात करेंगे इनके, तो ये कहां पर हुआ था? गुजरात, बड़ोदरा। यहाँ पर जन्म होता है कब? तो 1940 में। ठीक है, अंग्रेजों का राज था तब यहाँ पर 1940 में होता है। ठीक है, ये सिटीजनशिप की बात करेंगे तो भारतीय मूल के ब्रिटिश हैं ये, भारतीय मूल के ब्रिटिश हैं ये। इंपॉर्टेंट पर्सन है ये भारत के लिए। पहली बात तो 1991 में यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन के ये हाउस ऑफ लॉर्ड जो वहां पे है, हाउस ऑफ लॉर्ड, ठीक है, उसके मेंबर बने थे। लेबर पार्टी से, इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी 2008 में इनको पद्म भूषण दिया गया, जो कि भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पद्म भूषण भी इनको 2008 में दिया गया, इसको ध्यान रखना है। और वेरी इंपॉर्टेंट कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आता है HDI, ठीक है, मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक, ठीक है, इसके डेवलपमेंट में, इसके फॉर्मेशन में इनका बहुत बड़ा योगदान था। इसको भी आपको ध्यान रखना है। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? गुजरात के बड़ोदरा में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मानव तस्करी एक संगठित अपराध है, इस थीम के साथ विश्व मानव तस्करी विरोध दिवस ये कब मनाया गया है? तो ये 30 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया गया है? 30 जुलाई को ये मनाया जाता है। क्यों? इसको पहली बार UN महासभा यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है, इसको पहली बार इन्होंने घोषणा किया था। कब? 2013 में कि 30 जुलाई को ये मनाया जाएगा। पहली बार घोषणा होती है और यहाँ की 30 जुलाई को मनाया जाएगा। पहली बार कब मनाया गया? लेकिन ये पहली बार मनाया गया कब? ये मनाया गया 2014 में। कब मनाया गया? 2014 में। इसको आपको ध्यान रखना है। क्या उद्देश्य रहता है इसका? तो मानव तस्करी के बारे में जागरूकता बढ़ाना और इसके पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा को सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य रहता है। आंसर क्या हो जाएगा? 30 जुलाई। अब हम लोग करेंगे 2 अगस्त वाले क्वेश्चंस को। तो हाल ही में मिशेल डोहार्टी जो हैं, कितने सालों में ब्रिटेन के खगोल शास्त्री रॉयल पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला बन गई हैं? तो बात करते हैं हम लोग इसकी। इसका स्थापना कब हुआ था? ये क्या नाम है इसका? तो खगोल शास्त्री रॉयल पद जो है, इसकी स्थापना कब होती है? तो इसका फॉर्मेशन हुआ था। फॉर्मेशन की बात करेंगे तो ये होता है इसका स्थापना 1675 में। कब होता है? 1675 में इसकी स्थापना होती है। अब कितने साल हो गए इसको? 350 वर्ष पूरे हो चुके हैं। ठीक है, इन 350 वर्षों में अभी आज तक कभी मतलब इसकी हेड जो है महिला नहीं बनाई गई थी। ये पहली बार बने हैं। तो कितनी वर्ष के बाद हो गया आंसर हमारा? 350 साल के बाद हो गया। इसको आपको ध्यान रखना। आंसर क्या हो जाएगा? 350 ईयर बाद। खास बात क्या है कि जब इसको बनाया गया था 1675 में, तो इसका जो काम होता था वो होता था ना कि जो स्टार नहीं होते हैं, स्टार का प्रयोग करके लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर का पता लगाना। ठीक है, क्या काम था इसका? तो स्टार की यूज करके लॉन्गिट्यूड का पता लगाना इसका काम था पहले नेविगेशन के लिए समुद्रों में। लेकिन बाद में इसका 1972 में इसका काम जो है चेंज कर दिया गया। और वर्तमान में इसका जो काम होता है मैं वही वाला लिख रहा हूं जो वर्तमान में होता है। तो जो ब्रिटिश सम्राट होते हैं, तत्कालीन जो ब्रिटिश सम्राट होते हैं, ठीक है, उनको खगोलीय मामलों पर सलाह देना होता है। उनको खगोलीय मामलों पर सलाह देना इस पोस्ट का काम होता है। इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी हमारा आंसर क्या जाएगा? 350 सालों में पहली बार कोई महिला इसकी हेड बनी है। क्या नाम है? मिशेल डोहर्टी। इंग्लिश में क्या है? मिशेल डोहर्टी। नाम तो ही रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर ऑपरेशन शिव शक्ति, नाम ध्यान रखें, ऑपरेशन शिव शक्ति, ये कहां पर शुरू किया है? तो जम्मू कश्मीर के पुंछ में इसको शुरू किया गया है। इसको ध्यान रखें। और यहाँ पर देगवार, नाम क्या हो जाएगा? देगवार सेक्टर है। ठीक है, ये बेसिकली कहां पर है? तो LOC के पास है। ये एरिया जो है LOC के पास वहां पर है, जहां से लोग घुसपैठ करते रहते हैं। तो वहीं पर कुछ आतंकवादियों को मार गिराया गया है इसी ऑपरेशन के तहत। क्या नाम है इसका? ऑपरेशन शिव शक्ति। क्या नाम होगा? ऑपरेशन
शिव शक्ति इसका नाम है, इसको ध्यान रखें। और मैंने कल ही परसों आपको शायद पढ़ाया था कि ऑपरेशन महादेव, ऑपरेशन महादेव भी भारत ने चलाया था। उसके तहत 3 आतंकी मार गिराए गए थे, 3 आतंकी मार गिराए थे, जिनका शायद संबंध कहां से था बताया जा रहा था, पहलगाम जो अटैक था वहां से भी उसका संबंध था। इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी ढेर सारे ऑपरेशन चलाए गए हैं, ऑपरेशन सिंदूर हो गया, ऑपरेशन टिक्का हो गया, ऑपरेशन बहाली हो गया, ये ढेर सारे ऑपरेशन जम्मू कश्मीर में ही चलाएंगे, इसको आपको ध्यान रखना है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है कि हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने किस दिन को डॉक्टर MS स्वामीनाथन के सम्मान में सतत कृषि दिवस, फिर से बोला मैं, सतत कृषि दिवस यानी सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल डे, ये मनाने की घोषणा किया अभी हाल ही में किस सरकार ने? तो ऐसा घोषणा किया है किसने? महाराष्ट्र सरकार ने। महाराष्ट्र सरकार ने कब घोषित किया इसको? कब? तो 7 अगस्त को। यहां लिखता हूं मैं, 7 अगस्त को यह मनाया जाएगा। क्या मनाया जाएगा? तो सतत कृषि दिवस। क्यों मनाया जा रहा है? क्योंकि जो डॉक्टर MS स्वामीनाथन थे, डॉक्टर MS स्वामीनाथन, पहले इनके बारे में जान लेते हैं। ये कौन थे? स्वामीनाथन, इनके बारे में पहले जानते हैं हम लोग, ये कौन थे? तो एग्रीकल्चर फील्ड में भारत के लिए मतलब इनका बहुत ज्यादा योगदान रहा है। भारत में जो हरित क्रांति हुई थी, भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं ये, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। गेहूं के मतलब ये हुआ था ये हरित क्रांति भारत में, तो उसके जनक के माने जाते हैं, ठीक है। इनके अभी हाल ही में इनके जन्म के 100 साल पूरे हुए हैं, जन्म के 100 साल पूरे हुए हैं, ठीक है। उसी के उपलक्ष्य में महाराष्ट्र सरकार ने इस दिन को यानी 7 अगस्त को सतत कृषि दिवस के रूप में घोषणा किया है मनाने के लिए। वहीं पर यहाँ पर बात करेंगे हम लोग केंद्र सरकार ने क्या घोषणा किया है। केंद्र सरकार की बात करेंगे तो इन्होंने 100 रुपए का सिक्का जारी किया है, 100 रुपए का सिक्का जारी किया है इनके जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में, इसको भी आपको ध्यान रखना है। बाकी इनकी उपलब्धियों की बात करेंगे तो हरित क्रांति के जनक तो ये माने जाते हैं, ठीक है, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। और साथ में जो MSP होता है, MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है, उसको जितना मतलब आपका वो होता है MSP जो होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसे कहते हैं हम लोग, इसका लागत जो है, जो लागत जो मतलब किसी चीज को हम लोग मान लिया कुछ खेती कर रहे हैं तो उसमें जो लागत आती है उसके 1.5 गुना MSP कितना होना चाहिए? जो लागत आता है लागत का 1.5 गुना, ठीक है, तो लागत का 1.5 गुना होना चाहिए। ये किसने कहा था? तो ये भी कहा था MS स्वामीनाथन ने, इसको भी आपको ध्यान रखना है। बाकी पहला विश्व खाद्य पुरस्कार भी इन्हीं को मिला था, ये भी आपको ध्यान रखना है। आंसर क्या जाएगा? 7 अगस्त। अच्छा, 7 अगस्त को और भी डेज मनाए जाते हैं, जैसे भाला फेंक दिवस हो गया, भाला फेंक दिवस, ठीक है, ये भी कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आते हैं तो उसी उपलक्ष्य में मनाया जाता है। बाकी राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, नेशनल हैंडलूम डे, हथकरघा, हाथ से बनाया हुआ सामान को बोलते हैं हथकरघा दिवस, ये भी कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। इसको हम लोग पढ़ेंगे अभी 7 अगस्त जब आएगा फिर से, बाकी आप लोग जान लीजिए, हम लोग बढ़ते हैं आगे। अगला है कि हाल ही में प्रिक्स बर्सेल्स पुरस्कार 2025, ठीक है, ये किस देश के यानताई पेंगलाई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को मिला है? नाम क्या है इसका? यानताई पेंगलाई अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये अवार्ड किसको दिया जाता है? तो सबसे खूबसूरत हवाई अड्डे को दिया जाता है, ठीक है। दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डे को यह अवार्ड दिया जाता है, इसको आपको ध्यान रखना है। इस बार यह हवाई अड्डा कहाँ का है? तो चीन का है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? चाइना, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी जनरली ये जो चांगी एयरपोर्ट है, चांगी एयरपोर्ट पिछले 2-3 सालों से लगातार उसको मिला था जो कि सिंगापुर का था, तो इस बार किसको मिला? ये चाइना को मिला, इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी चाइना की अगर बात करें हम लोग, चीन की बात कर लेते हैं स्टैटिक पॉइंट का, ठीक है। चीन की राजधानी क्या होती है? राजधानी की अगर बात करेंगे तो हो जाएगी बीजिंग। क्या हो जाएगी? बीजिंग इसकी राजधानी है। यहाँ पे सबसे बड़ा शहर शंघाई है। यहाँ की जो भाषा होती है मैंड्रीन भाषा चलती है यहाँ पे। कौन सी भाषा चलेगी? मैंड्रीन भाषा यहाँ पे चलती है, इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी यहाँ की करेंसी की बात करें हम लोग, चाइना की करेंसी यानी मुद्रा की, तो ये इवान, क्या नाम है? इवान या फिर रेमनबी, क्या बोलते हैं? रेमनबी बोलते हैं, इसको भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे मुद्रा चलती है, शॉर्ट में क्या बोलते हैं? CNY।
बाकी बात करेंगे राष्ट्रपति की, यहाँ पे वर्तमान में कौन है, तो है सी जिनपिंग। सी जिनपिंग बहुत दिनों से यही है, सी जिनपिंग, इसको भी आपको लगे हाथ ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पे प्रधानमंत्री कौन है, तो ली क्यांग है। पीएम की बात करेंगे तो ली क्यांग हो जाएंगे यहाँ के प्रधानमंत्री, इसको ध्यान रखना है। चीन की अंतरिक्ष एजेंसी का क्या नाम है, अंतरिक्ष एजेंसी का क्या नाम है, जैसे भारत का इसरो है, इनका क्या है, CNSA, इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी मरुस्थल की बात करेंगे तो यहाँ गोबी मरुस्थल मिलता है यहाँ पे और मंगोलिया मिला के, जो कि एशिया का सबसे बड़ा है। और तकला मकान मरुस्थल, तकला मकान मरुस्थल यानी डेजर्ट, ये भी आपको चाइना में देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी हमारा आंसर क्या हो गया, चाइना। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में रेमोना परेरा ने लगातार 170 घंटे तक नृत्य यानी डांस करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है, वो किस शास्त्रीय नृत्य से संबंध रखती हैं। इनका संबंध तो है भरतनाट्यम से, भरतनाट्यम से इनका संबंध है, इसको आपको ध्यान रखना है। नाम क्या हो जाएगा इनका, रेमोना परेरा। रेमोना परेरा ये बीए फाइनल ईयर की छात्रा है। फिर कहाँ पर, तो बीए की मतलब फाइनल ईयर की छात्रा है, कहाँ पर, तो ये मैंगलोर, कहाँ की है ये, मैंगलोर, जो कि कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक में। कहाँ पर स्थित है ये, कर्नाटक में स्थित है, वहां पर मतलब ध्यान रखें। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज हो गया है। इनका नाम कहाँ पे दर्ज हो गया है, नाम दर्ज हुआ कहाँ पर, तो गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, यहाँ पर इनका नाम दर्ज हो चुका है, इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, भरतनाट्यम। अच्छा, हम लोग भारत के जो शास्त्रीय नृत्य है उनके बारे में देख लेते हैं। क्लासिकल डांस बताओ ने भारत में कितने हैं, 7। अभी लेटेस्ट वाला जो ऐड हुआ उसका क्या नाम है, सत्रिया। सत्रिया कहाँ क्लासिकल डांस है, तो ये है आपका असम राज्य का। मणिपुरी की बात करेंगे तो मणिपुर का है ये, मणिपुर का है ये। ओडिसी की बात करेंगे तो ये कहाँ का हो जाएगा, उड़ीसा का हो जाएगा। कुचिपुड़ी की बात करेंगे तो ये कहाँ का हो जाएगा, आंध्र प्रदेश का। मोहिनी अट्टम और कथकली दोनों ही कहाँ के हैं, केरला के हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। वहीं पर भरतनाट्यम की बात करेंगे, ये कहाँ का है, तमिलनाडु का है, इसको आपको ध्यान रखना है। एक छूट गया, कोई टोटल 8 हो गए हैं। कौन सा छूट गया यहाँ पर, कथक छूट गया है यहाँ पर, ध्यान रखें इसको। उत्तर प्रदेश में मेनली ये कथक होता है। तो ये 8 क्लासिकल डांस होंगे, इसको ध्यान रखें। हम लोग बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंडर 15 डॉक्टर BC रॉय ट्रॉफी 2025-26 वाला, इसको जीत किसने लिया है, जीता किसने है BC रॉय ट्रॉफी को, तो जीता इसको मणिपुर ने। हारा कौन यहाँ पर, तो हारा है आपका वेस्ट बंगाल, 3-0 से हार गया ये, इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी इसमें ज्यादा कुछ नहीं जाना है, मणिपुर इसको जीत गया। अगला है कि हाल ही में किस देश ने रूस से हथियार और कच्चा तेल खरीदने पर भारत पर 25% का टैरिफ ठोक दिया है, तो ऐसा किया है USA ने, डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब, डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा किया है। उन्होंने बोला कि अगर आप रसिया से कच्चा तेल वगैरह या हथियार वगैरह खरीदते हैं तो हम आप पे 25% का टैरिफ लगा देंगे। इनका कहना है कि ये सब चीज आप हमसे खरीदिए तो नहीं लगाएंगे। बाकी यही रहने वाला USA आंसर है इसका। अगला है कि हाल ही में भारतीय सेना ने दिव्य दृष्टि नाम का अभ्यास ये कहां पर किया है, तो इस बार किया गया है सिक्किम में। कहां पर हुआ है, सिक्किम में हुआ है। क्या उद्देश्य हो जाएगा, तो जो भारतीय सेना है उसमें AI को लेकर के जागरूकता फैलाना इसका उद्देश्य रहना है, बस यही आपको ध्यान रखना है। अगला है कि हाल ही में प्राचीन पांडुलिपि को डिजिटल बनाने के लिए ज्ञान भारतम मिशन ये कहां पर मतलब किसने लॉन्च किया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको लॉन्च किया है। कब लॉन्च किया है, तो अभी मन की बात के 124 नंबर का जो एपिसोड था, उसी दौरान इन्होंने जिक्र किया किसका, ज्ञान भारतम मिशन का, ज्ञान भारतम मिशन का जिक्र हुआ है, इसको आपको ध्यान रखना है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, नरेंद्र मोदी हो जाएगा। क्या उद्देश्य रहने वाला है इसका, तो भारत की समृद्ध बौद्धिक विरासत को संरक्षित करना यानी कंजर्व करना और उसको बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पुलिसिंग एंड क्राइम ट्रेंड इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा है, तो IPS ऑफिसर हैं ये, दिल्ली में पोस्टेड हैं ये, दिनेश कुमार गुप्ता, इन्होंने इसको लिखा है, इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी इसका अगर पूछे कि मतलब इसको लॉन्च किसने किया है, तो कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री हैं हर्ष मल्होत्रा, इन्होंने इसको क्या किया है, लॉन्च किया है, इसको आपको ध्यान रखना है।
बाकी हमारा सेशन यहाँ पर खत्म होता है। होमवर्क क्वेश्चन है कि रूस के कामचटका तट पर कितनी तीव्रता का भूकंप कभी हाल ही में आया है। बाकी आप लोग कमेंट में बताइए सेशन कैसा लगा। हमने 2 दिनों का क्वेश्चन यहाँ पे किए हैं, ठीक है, डिटेल में भी किया, ऐसी बात नहीं कि जल्दी से खत्म कर दिया उसको, लगभग 30 मिनट हमको लगे उसको पढ़ने में। बाकी आप लोग मन लगा के पढ़िए। और ई बुक जो है, ई बुक की अगर बात करेंगे हम लोग तो जुलाई मंथ का मैंने लॉन्च कर दिया है। काफी मेहनत से मैंने इसको बनाया है, एक एक बात को पूरे मतलब 31 दिनों के 1 से लेकर के 31 जुलाई तक की सारी करंट अफेयर्स में डिटेल में लिखी हुई है। ये हिंदी में भी सेपरेट मिलेगा आपको और इंग्लिश में भी सेपरेट मिलेगा आपको, ठीक है। करना क्या है आपको, तो इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है इसको लेने के लिए, इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी आप लोग अपना ध्यान रखिए, मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।